आपको याद है कि नहीं, जब अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर फर्जीवाड़ा करके अपने शेयरों के दाम बढ़ाने के आरोप लगाए, फर्जी कंपनी यानी सेल कंपनियों के द्वारा निवेशकों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया, तो तमाम भाजपा नेता और गोदी मीडिया वाले तथा खुद मिस्टर अडानी सामने आकर अपने आप को देश बताने लगे थे। यानी अडानी से सवाल पूछना, उन पर आरोप लगाना, भारत पर हमला हो गया। तिरंगे के पीछे छिपकर प्रधानमंत्री मोदी के परम मित्र ने दिखा दिया कि उनके भीतर भी विश्वगुरु वाले गुण हैं। उस वक्त भी बार बार ये सवाल उठता था कि आरोप लगे अडानी पर, जवाब देने भाजपा वाले कहाँ आ जाते हैं, और फिर एक व्यापारी पर फ्रॉड करने का आरोप लग रहा है तो उसका भारत से क्या लेना देना है, ये भारत पर हमला कैसे हो सकता है। याद करिए, उसी दौरान मैंने कहा था कि गोदी मीडिया, भाजपाई नेताओं और खुद विश्वगुरु के लिए भारत की कोई अहमियत नहीं है, यानी भारत की जनता की कोई अहमियत नहीं है। उनके लिए सेठ ही देश है, और सेठ यदि संकट में है तो उनका देश संकट में है। और एक बार नहीं, मैंने ये बात 85 बार दोहराया कि हम और आप भले ही अपने आप को देश का हिस्सा मानते हों, मगर इन लोगों की नज़र में सिर्फ एक आदमी और उसका धंधा ही देश है। गौतम अडानी का अपने पीछे तिरंगा लगाकर कुर्ता पहन के अपने आप को क्लीन चिट देने वाला वीडियो तो आपको याद ही होगा। इसके बाद कैसे देश की तमाम संस्थाएं, सेबी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, सेठ और सत्ता के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आई, वो भी हमने देखा। और सेबी तो पूरी लोटी हुई थी। सेबी की उस वक्त की मुखिया माधवीपुरी बुच्च खुद ही सेठ के फायदे में हिस्सेदार थी। ये सारी कहानी हम सब ने देखा। इसी बीच सेठ और सेठ के भतीजे तथा अन्य लोगों पर अमेरिका में घूस देने का मुकदमा भी चलने लगा। यानी इतने बड़े बड़े आरोप लगने के बाद सेठ का एक को बाल बांका नहीं हुआ। जानते हैं क्या है? क्योंकि सेठ को बचाने में, सेठ का धंधा बचाने में आपका सब कुछ झोंक दिया गया, आपका पैसा लगा दिया गया। क्या हुआ? सुन के झटका लगा है? अरे इतने में झटका लग जाएगा तो पूरी खबरिया कैसे सुनिएगा? दिल थाम के बैठिए। वॉशिंगटन पोस्ट ने नरेंद्र मोदी की सरकार, उनके मंत्रालयों, वित्त मंत्रालय से लेकर LIC तक का जो कच्चा चिट्ठा खोला है ना, वो न भूतो न भविष्यति वाला खेल है। यानी हम और आप जिस संकट के लिए अपनी खून पसीने की कमाई इकट्ठा करते हैं, जहां इकट्ठा करते हैं वहीं से पैसा निकाल के हुजूर ने सेठ को बचाने में लगवा दिया। यानी सेठ डूबे तो हम सब डूबे, माल कमाए सेठ, नुकसान झेले देश। अमेरिकी अखबार ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया है वो बहुत ही चिंताजनक है। मगर सवाल ये है कि हम लोगों को उस पर बात करनी चाहिए कि नहीं? अडानी के मामले पर वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं? सवाल करना चाहिए कि नहीं? आलोचना होनी चाहिए कि नहीं? मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक वीडियो बनाने में पूरी टीम को 4 से 5 घंटे का समय कम से कम लगता है, और मेरे तो दिमाग का दहिये हो जाता है। पता चले कि कोई जज उठकर कल को कह दे कि अडानी के ऊपर जो वीडियो बनाया है उन सबको डिलीट करो, या फिर कहे भी ना, चुपचाप गुपचुप तरीके से यूट्यूब से डिलीट करवा दिया जाए। वैसे भी सत्ता के करीबी न्यूज एजेंसी के कारण हाल ही में लोकहित इंडिया में 3500 वीडियोज को डिलीट करना पड़ा है। 3500। हर एक वीडियो के साथ आंखों से नहीं बल्कि दिल से आंसू निकल रहे थे। पिछले 4-5 साल की मेहनत न्यूज एजेंसी की गुंडई के कारण और सरकार की नपुंसकता के कारण खत्म हो गई। अडानी कांड से लेकर चुनावी चोरी तक के तमाम आरोपों पर हजारों वीडियो हमने बनाए थे, लेकिन अब हमारे पास इतिहास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। जिन दर्शकों ने देखा है उन्हें थोड़ा बहुत याद रहेगा। कितने दिन याद रहेगा? जो नए लोग जुड़ेंगे उन्हें क्या पता चलेगा कि हमने किस मामले पर कैसी रिपोर्टिंग की? ये तो सत्ता की पालतू न्यूज एजेंसी ने करवाया, हमें मजबूर किया ऐसा करने के लिए। मगर हाल ही में हमने देखा दिल्ली की एक अदालत ने और उसमें बैठे एक जज ने सेठ को ही जज बना दिया और सेठ के लोगों से कह दिया कि आप चुन लीजिए कौन कौन किसका किसका वीडियो डिलीट करवाना है, चुन चुन के सब डिलीट करवा दीजिए। आगे भी सेठ के मामलों पर वीडियो बनाने से रोक लगा दिया, सैकड़ों वीडियोस को डिलीट करने का फरमान जारी कर दिया। तो डर इसी बात का है कि हम इतनी मेहनत करके इतना रिस्क लेकर वीडियो बनाएं और कोई लोकतंत्र का बेईमान सेठ को जज बना दे, क्योंकि उन लोगों की नजर में सेठ ही देश है जिसके ऊपर पूरी दुनिया आरोप लगा रही है फ्रॉड करने का, धोखाबाजी करने का, झूठ बोलने का। उस सेठ को लेकर ये लोग भगवान बनाए फिर रहे। सीधा साधा सच्चा आदमी होता, ईमानदार होता तो न जाने क्या करते। बहरहाल कोई वीडियो डिलीट करवाए चाहे कुछ और भी करवा दे, अपनी जिम्मेदारी से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बात तो जरूर करेंगे क्योंकि देश की जनता का पैसा धोखाधड़ी का नहीं है, चुनावी चंदे का पैसा नहीं है, न ही किसी ने महामारी के नाम पर भीख मांग के जुटाया है, धोखेबाजी से जुटाया है कि कोई यूं ही लूट के चला जाए और हम बोल भी न पाए। अब आते हैं वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्ट पर। एकदम ध्यान से सुनते जाइए और अमृत काल का आनंद लेते जाइए। मगर उससे पहले एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। वैसे भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच से कहीं ना कहीं रोका जाएगा। हमने लगातार इतिहास में देखा है, हो सकता है इस बार भी हो। ये आपकी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। बाकी आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या
अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी देश में सरकार अपने सबसे बड़े सरकारी बीमा फंड यानी जनता के पैसे से किसी अरबपति को बचाने निकल पड़े तो क्या कहेंगे आप? यही कहानी है आज की। द वाशिंगटन पोस्ट की एक धमाकेदार रिपोर्ट सामने आई है। भारत सरकार ने गौतम अडानी के कारोबार को संभालने के लिए लगभग 3.9 अरब डॉलर यानी करीब 32,000 करोड़ की मदद की योजना बनाई थी। कितना? 32,000 करोड़। यह पैसा कहां से लाया गया? जनता के बीमे का पैसा यानी LIC का। वही पैसा जो आप हर दिन जुटा जुटा के महीना में, 3 महीना में, 6 महीने की किस्त भरते हैं और इसके बाद उम्मीद करते हैं कि इतना साल बाद हमको इतना मिलेगा, हमारा जीवन सिक्योर होगा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। लेकिन यहां पता चल रहा है कि सबका ठेकेदार सेठवा बन गया। वही LIC जिसमें करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अपनी पॉलिसी के जरिए बचत रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया। इसमें कहा गया कि LIC अडानी ग्रुप की कंपनियों में बड़े पैमाने पर निवेश करे ताकि बाजार में यह संदेश जाए कि सरकार अडानी पर भरोसा करती है। दस्तावेज बताते हैं कि LIC, नीति आयोग और DFS ने मिलकर यह योजना बनाई यानी प्लानिंग तैयार की और बाद में वित्त मंत्रालय ने इसे मंजूरी दी। अब भारत के वित्त मंत्री का ज्ञान तो आपको पता ही है, जो कहती हैं कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। इस योजना के तहत LIC से कहा गया था कि आप लगभग 3.4 बिलियन डॉलर अडानी ग्रुप के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगाइए और करीब 507 मिलियन डॉलर अडानी ग्रीन एनर्जी, अंबुजा सीमेंट और बाकी कंपनियों के शेयर खरीदने में ठूंस दीजिए। ठीक उसी महीने अडानी पोर्ट्स को अपने पुराने कर्ज चुकाने के लिए बॉन्ड जारी करने थे और पूरा का पूरा 585 मिलियन डॉलर का बॉन्ड एक ही निवेशक ने खरीद लिया। किसने? LIC ने। यहीं से हंगामा शुरू हुआ क्योंकि अमेरिकी एजेंसियों ने तभी अडानी और उनके सहयोगियों पर धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोप लगाए थे। अब आप पूछेंगे कि इतने बड़े आरोपों के बाद सरकार किसी निजी उद्योगपति की मदद क्यों करेगी? यही तो सवाल ये रिपोर्ट उठा रही है। दस्तावेजों में लिखा है कि इस निवेश का रणनीतिक उद्देश्य था अडानी ग्रुप में विश्वास दिखाना और अन्य निवेशकों को प्रोत्साहित करना। यानी अडानी ग्रुप में जो अन्य लोग पैसा लगाते हैं, उनके शेयरों को खरीदते हैं, उनको लगे कि इसका शेयर तो बढ़ रहा है। यानी पैसा निकालना नहीं है, लगाना है। यानी जनता का पैसा झोंक कर अडानी सेठ को अमीर किया जा रहा था। यानी सरकार चाहती थी कि LIC के पैसे से अडानी ग्रुप का मनोबल बढ़ाया जाए ताकि बाकी के निवेशक भी डरे नहीं बल्कि भरोसा करें अडानी की कंपनियों पर। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी न्याय विभाग और SEC ने अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और 6 अन्य सहयोगियों पर साल 2020 से 2024 के बीच झूठी जानकारी देकर निवेशकों को धोखा देने और भारतीय अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने का केस चलाया। अडानी ग्रुप का कहना है कि यह आरोप कंपनी पर नहीं है, कुछ लोगों पर है। वो अलग बात है कि वो लोग कंपनी से संबंधित और राजनीतिक पक्षपात के दावे को इन लोगों ने बार बार झूठा साबित किया, बताया। लेकिन वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय ने वाशिंगटन पोस्ट के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। क्या जवाब देंगे? वित्त विभाग के दस्तावेजों में अडानी को दूरदर्शी उद्यमी बताया गया है जिसने मुश्किल हालात में अद्भुत लचीलापन दिखाया। लेकिन सच्चाई यह है कि 2023 के हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद LIC को अडानी निवेशकों में लगभग 5.6 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। LIC को नुकसान हुआ यानी आपका पैसा डूबा, आपके टैक्स का, आपकी मेहनत की कमाई का पैसा डूबा, आपने जो जमा किया था वो पैसा डूबा। फिर भी सरकार ने उन्हीं कंपनियों में दोबारा निवेश बढ़ाने को कहा। वित्त मंत्रालय ने यह दलील दिया कि अडानी के बॉन्ड 7.5 से 8.2% तक रिटर्न देते हैं, जबकि सरकारी बॉन्ड सिर्फ 7.2% देता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने इन्हें BBB यानी न्यूनतम सुरक्षित स्तर की रेटिंग दिया था। साफ है कि यह निवेश जोखिम भरा था। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां लगातार सवाल उठा रही हैं कि क्या LIC का पैसा सरकार अपने दोस्त उद्योगपतियों को बचाने में लगा रही है। वहीं विदेशी विश्लेषक कह रहे हैं कि यह स्पष्ट उदाहरण है कि भारत में क्रोनी कैपिटलिज्म यानी सत्ता और कॉर्पोरेट मिलीभगत अभी भी जिंदा है और दिन रात फल फूल रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो जनता का बीमा पैसा उन लोगों की जेब में जा रहा है जो पहले से अरबपति हैं। रिपोर्ट का निष्कर्ष स्पष्ट था, भारत में सरकार और कॉर्पोरेट के बीच सीमा लगभग मिट चुकी है और पारदर्शिता की जगह राजनीतिक निकटता ने
ने ले लिया है। वैसे अडानी कांड की कहानी यही खत्म नहीं होती है। असली सवाल तो यही है, क्यों हर बार अडानी मुश्किल में पड़ते हैं और हर बार सत्ता का सरकारी हाथ उन्हें संभाल लेता है और सरकारी पैसा यानी देश की जनता का पैसा उनको संभाल लेता है। साल 2023 में जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी, दुनिया हिल गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि अडानी समूह ने अपने शेयरों को कृत्रिम तरीके से बढ़ाया, यानी फर्जी कंपनियों के जरिए खुद ही अपने शेयर खरीदकर कीमतें चढ़ाई। नतीजा, कुछ ही दिनों में शेयर 30 से 40% गिर गए और सबसे ज्यादा चोट लगी थी LIC जैसी सरकारी कंपनियों को, जिसने उस समय अडानी के शेयरों में 40,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कर रखा था। रिपोर्ट से देश विदेश में निवेशकों का भरोसा हिल गया और अमेरिका की एजेंसियां DOJ और SEC ने जांच शुरू कर दी। अमेरिकी आरोप गंभीर थे कि अडानी और उनके साथियों ने 2020 से 24 के बीच झूठे दस्तावेजों के आधार पर अरबों डॉलर का कर्ज लिया और अधिकारियों को $250 मिलियन की रिश्वत दी ताकि उन्हें सरकारी ऊर्जा का ठेका मिल सके, एनर्जी वाला ठेका। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो अमेरिकी डॉलर मार्केट से अडानी को हमेशा के लिए बाहर किया जा सकता है। अब सोचिए, ऐसे वक्त पर भारत सरकार क्या करती है? देश के नाम, पारदर्शिता के नाम पर कार्रवाई नहीं, सरकार ने अपने सबसे बड़े सार्वजनिक निवेशक LIC को आगे कर दिया और कहा कि झोंक दो अपना पैसा, यानी जनता का पैसा। दूसरे शब्दों में, जब विदेशी बैंक दूर हट रहे थे तब जनता का पैसा यानी आपका हमारा पैसा झोंकवा दिया गया। यह वही वक्त था जब प्रधानमंत्री मोदी और अडानी साथ साथ दिखाई दे रहे थे, चाहे नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन हो या सौर ऊर्जा सम्मेलन। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि इस तरह के कदम दिखाते हैं कि अडानी भारत में अलग अलग नियमों के तहत चलते हैं, यानी जो दूसरों के लिए जोखिम है वो उनके लिए राहत है। रिपोर्ट बताती है कि वित्त मंत्रालय ने अडानी के बॉन्ड्स में निवेश को उच्च प्रतिफल बताते हुए उसका औचित्य पेश किया, जबकि असलियत यह थी कि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां फिच ने उन्हें बॉन्ड्स को BBB कैटेगरी में रखा था, यानी बस दिवालिया होने से एक कदम ऊपर। वहीं कांग्रेस और वाम दलों ने संसद में सवाल उठाए, क्या LIC का पैसा गरीब पॉलिसी होल्डर्स का नहीं है? क्या यह पब्लिक फंड का दुरुपयोग नहीं है? सरकार चुप रही। अब थोड़ा इतिहास भी देख लीजिए। 1991 में अडानी गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में नमक खनन का काम कर रहे थे, वहीं से उनका साम्राज्य शुरू हुआ। मुंद्रा पोर्ट से लेकर कोयला, बिजली, हवाई अड्डे, मीडिया और सीमेंट तक। और 2001 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब से दोनों का रिश्ता और मजबूत हो गया। 2014 में मोदी जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने तो प्रचार यात्राओं में अडानी के निजी जेट का इस्तेमाल करते थे। यही वजह है कि आज भी लोग कहते हैं कि अडानी मोदी के नहीं, मोदी अडानी के हैं। रिपोर्ट में एक लाइन बहुत अहम है, सरकार चाहती थी कि LIC के निवेश से बाजार में संदेश जाए कि अडानी सुरक्षित हैं, यानी निवेश का उद्देश्य मुनाफा नहीं, राजनीतिक संदेश था। यही तो क्रोनी कैपिटलिज्म है, जहां सरकार अपने करीबी कारोबारी को बचाने के लिए जनता की जेब को ढाल बना देती है। और हद तो तब हुई जब नीति आयोग तक को इसमें शामिल बताया गया। योजना के मसौदे में उनका नाम साफ दर्ज। अब सवाल ये उठता है कि अगर LIC को अडानी में नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? कौन करेगा? अरे कहाँ देख रहे हैं टुकुर टुकुर, आप ही करेंगे, और कौन करेगा? यही कारण है कि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर अडानी गिरते हैं तो LIC भी डूबेगी और आखिर में आपका पैसा ही जाएगा। इसलिए ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक क्लाइमेट एनर्जी फाइनेंस के डायरेक्टर टिम बिकली ने कहा, अगर अडानी सरकार से लगातार पैसा ले सकता है तो उसे अपनी संपत्ति क्यों बेचनी पड़े? जनता ही उसे बचा रही है। ये मामला सिर्फ एक उद्योगपति की मदद का नहीं, ये उस व्यवस्था का आईना है जिसमें जनता का धन जनता के नाम पर सत्ता संपर्कों के लिए खर्च हो रहा है। अब वक्त आ गया है कि लोग पूछें, LIC जनता का है या सत्ता का है? क्या हुजूर अपने दादा की खेती बेचकर इस कंपनी को खड़ा किए हैं? नहीं। अडानी मामले की जांच का सबसे अहम पड़ाव भारत की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा था। जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी को 3 महीने के भीतर पूरी जांच करनी होगी। कोर्ट ने साफ किया कि किसी थर्ड रिपोर्ट जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को अपने आप अपराध का सबूत नहीं माना सकता। बहुत भोला भाला सुप्रीम कोर्ट है। हर बात की पुष्टि वित्तीय रेगुलेटर सेबी के माध्यम से ही होगी। कुछ लोग चाहते थे कि मामला CBI या SIT को दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी पहले से ही जांच कर रहा है, किसी और के जांच की जरूरत नहीं है। मार्च 2024 में सेबी ने कोर्ट में बताया कि उसने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जैसे 2 आरोपों की जांच पूरी कर ली और अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर और अडानी इंटरप्राइजेज में कोई उल्लंघन नहीं पाया। हालांकि कुछ अन्य मुद्दों जैसे विदेशी सेल कंपनियों का इस्तेमाल अभी भी लंबित बताए गए। देखते रहिए कब तक लंबित रहते हैं। फिर जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मांग किया गया था कि सेबी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। यानी इस देश की जनता के साथ धोखा होता है लेकिन जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो सकती। ये सुप्रीम कोर्ट की बातें हैं।
हैं। यानी जांच तो खत्म मानी गई, लेकिन नतीजे जनता तक नहीं पहुंचे। अब सोचिए, वॉशिंगटन पोस्ट की वही रिपोर्ट कहती है कि इसी दौरान वित्त मंत्रालय ने एलआईसी को अडानी में नया निवेश करने की अनुमति दी। मतलब साफ है, एक तरफ कोर्ट कह रहा था कि जांच जारी है और दूसरी तरफ सरकार जनता का पैसा उसी ग्रुप में लगा रही थी जिसकी जांच चल रही थी। इसे संयोग कहें या सत्ता संपर्क का प्रभाव, लेकिन संदेश साफ है, अडानी ग्रुप पर भरोसा सरकार जितना करती है उतना कोई और नहीं। सरकार का मतलब गुजराती जोड़ी जितना करती है। दूसरी ओर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद एलआईसी का निवेश मूल्य करीब 6.9 बिलियन डॉलर तक जरूर पहुंचा, पर अभी भी 2 बिलियन डॉलर का घाटा बाकी था। और शास्त्रियों का कहना है कि एलआईसी जैसी संस्था का जोखिम दरअसल जनता का जोखिम है, क्योंकि अगर उसका संतुलन बिगड़ा तो अंततः सरकार ही टैक्स के पैसे से उसे बचाएगी। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका तो एलआईसी में कुछ है नहीं, हमने तो पैसा जमा किया नहीं है, तो हमारा क्या जाएगा, ध्यान रखिएगा, भारत के हर एक नागरिक का जाएगा, और जो नागरिक नहीं है, जो यहाँ पैसा खर्चा करता है, उसका भी जाएगा। क्योंकि जब भरपाई करनी होगी तो आप ही के टैक्स के पैसे से होगी, और हर एक आदमी जो 1 रुपया भी खर्चा कर रहा है उसमें टैक्स है, तो आप ही के टैक्स से जो पैसा जुटाया जा रहा है उसी से भरपाई होगी। जैसे होती है हमेशा, सेठों का जो कर्जा माफ होता है वो आपके टैक्स के पैसे से ही होता है। राजनीतिक रूप से ये मामला विपक्ष के लिए हथियार बना था। कुछ समय पहले कांग्रेस और तमाम पार्टियां कह रही थी कि ये तो गड़बड़ हो रहा है, मगर कोई असर नहीं। तमाम संवैधानिक संस्थाओं ने, तमाम जांच करने वाली संस्थाओं ने एकदम खुली छूट दे रखा है, जो करना है करो, तुम ही तो भारत हो। सुप्रीम कोर्ट की जांच, सरकार की चुप्पी और जनता के पैसे की ये कहानी एक ही दिशा दिखाती है कि भारत में बड़े कॉरपोरेटर और सत्ता के बीच की दूरियां खत्म हो चुकी हैं। जहां किसी आम कारोबारी पर ऐसा आरोप लगे तो बैंक वाले उसका जीना मुहाल कर देंगे, घर से बाहर निकलना उसका मुहाल कर देंगे, लेकिन अडानी के मामले में सरकारी बीमा कंपनी तक उसे उबारने के लिए लगा दी जाती है। इसी को अर्थशास्त्री कहते हैं कि गेन प्राइवेटाइज्ड, लॉस सोशलाइज्ड, यानी मुनाफा निजी है, नुकसान सार्वजनिक है। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियोस पर विशेष नजर होती है गिद्धों की।